Good morning, students. Beta, this is your lecture number 17. Okay, and please mention date. It's 5th of May. Understand? So, in our previous lecture, we have studied about structure of plasma membrane. We started at the structure of plasma membrane. है ना? हमने पढ़ा कि plasma membrane consists of protein and lipid bilayer. Plasma membrane consists of प्रोटीन एंड लिपिड बाइलेयर. ठीक है. इसके बाद हमने देखा कि जो लिपिड का कंटेंट है वो कितना होता है, प्रोटीन का कंटेंट है वो कितना होता है. ठीक है. लिपिड में भी हमने पढ़ा कि जो लिपिड है दैट इज नॉट अ नॉर्मल लिपिड, इट इज फोस्फोलिपिड. ठीक है. और फोस्फोलिपिड में हमने क्या देखा था कि ये फोस्फोलिपिड का हेड पार्ट है. चलो थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि आज कुछ और भी समझना है. फोस्फोलिपिड का पोलर हेड पार्ट है. ठीक है ना. और इसके बाद इसी के नीचे क्या होती है, इसमें टेल रीजन मिलती है एंड दैट इज नॉन पोलर पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऐसे पढ़ा था. ये एक फोस्फोलिपिड पढ़ा था हमने. फिर हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरीके से फोस्फोलिपिड नहीं होगा, उसकी किस तरीके से अरेंज होगा, ये बाई लेयर फॉर्म में अरेंज होगा. ठीक है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फोस्फोलिपिड है वो कैसे अरेंज होगा, बाई लेयर की फॉर्म में अरेंज होगा कुछ इस तरीके से. ठीक है. जिसके अंदर जो पोलर हेड है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. पोलर हेड आर प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है. मेम्ब्रेन के बाहरी सरफेस पे होते हैं. और जो इसका जो टेल रीजन है, जो नॉन पोलर टेल रीजन है, दैट पॉइंट्स टूवर्ड एट द इनर पार्ट, जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से. समझ में आया. ठीक है. तो ये हमने अरेंजमेंट देखी थी कि जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन दी बाई लेयर फॉर्म. ठीक है. ऐसे करके बाई लेयर फॉर्म में होते हैं. हमने ये पढ़ा था. ठीक है. अब देखो इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर फोस्फोलिपिड लेयर जो है, फोस्फोलिपिड बाई लेयर जो है, इट हैव सर्टेन प्रोटीन. इसमें कुछ प्रोटीन्स भी अवेलेबल होते हैं. ठीक है ना. और प्रोटीन्स को भी फिर हमने जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में. ठीक है ना. और लिपिड्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. इस पूरे चैप्टर के अंदर ये वाला पार्ट एक ऐसा, इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल लेके चलेंगे. हालांकि पढ़ाने को बहुत कुछ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. यू मान के चलिए आपके 10-12 लेक्चर में आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जो है समझाने में लगा सकती हूँ. ठीक है ना. उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने में लगा सकती हूँ. रिक्वायरमेंट भी है बट अभी आप उतना उस डीप लेवल से जा नहीं पाएंगे. ठीक है ना. तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट रखते हैं अपनी डीपनेस को. ठीक है ना. तो हम वही पढ़ते हैं जो हमें एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है. ठीक है. एनसीईआरटी को खोल के थोड़ा सा देखते हैं. तो देखो हमने क्या कहा कि फोस्फो, इसके साथ साथ फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा कि ये क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोलिपिड बाई लेयर है. और अब क्या है, इसमें क्या है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है. प्रोटीन्स फिर हमने बताए थे 2 टाइप के होते हैं. कुछ प्रोटीन्स तो ऐसे सरफेस से सुपरफिशियली अटैच्ड हैं. ठीक है. कुछ प्रोटीन्स ऐसे सरफेस से सुपरफिशियली अटैच्ड हैं, जैसे अपर सरफेस पे भी हो सकते हैं और साइटोसोलिक सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको नाम दिया था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. फिर हमने देखा कि कुछ प्रोटीन ऐसे भी हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है ऐसे एम्बेडेड है. ठीक है ना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके से एम्बेडेड है. ठीक है. कहीं पे भी बना सकते हो आप. अपर सरफेस के अंदर भी एम्बेडेड बना सकते हो, लोअर सरफेस पे भी एम्बेडेड बना सकते हो, कुछ इस तरीके से. क्लियर. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है दैट इज आइदर अटैच्ड सुपरफिशियली टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. ठीक है. और दे मे ऑल्सो एम्बेडेड इन दी वन ऑफ द फोस्फोलिपिड बाई लेयर. ठीक है. ये चीज हम पढ़ चुके हैं. ठीक है ना. इसके अलावा हमने क्या देखा था कि कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली इसके अंदर क्या होते हैं, पायर्स करते हैं. ठीक है ना. दे आर कंप्लीटली पायर्सिंग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड लेयर.
ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड्स होते हैं। इनको क्या कहा था हमने? दे आर फोस्फोलिपिड्स। ठीक है, और उसकी भी क्या है? बाइलेयर, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा था कि ये कुछ प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स की देखो ये वाले प्रोटीन्स क्या कहलाएंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, और जो अंदर की तरफ है इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक। ये भी एक्सट्रिंसिक ही कहलाएगा, ये इंट्रिंसिक कहलाएगा। इस टाइप के प्रोटीन को बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को के ट्रांसफर सेक्शन में कंप्लीटली एम्बेडेड है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोल सकते हो, या फिर टनल की तरह है, इसीलिए इनको क्या नाम दिया है? टनल प्रोटीन। क्लियर? तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे कुछ क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पढ़ा था। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमने कैटेगरी क्या करी थी? कौन से टाइप के होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, है ना, जिनके अंदर जो कार्बन का जो नंबर है वो लगभग 2 to 8 होता है। ठीक है, तो ऐसे हमने पढ़ा था। अब फिर हमने उसकी भी टाइप्स बताई थी आपको कि क्या होती है वो? ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कोई पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से लिपिड से अटैच्ड है डायरेक्टली, उसको क्या नाम दिया था? ग्लाइको। ग्लाइको वर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और वहीं अगर वो पर्टिकुलर लिपिड जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच, जैसे मान लो इस प्रोटीन से अटैच्ड है या इस प्रोटीन से अटैच्ड है कुछ इस तरीके से, तो इनको हमने क्या नाम दिया था? इनको हमने नाम दिया था ग्लाइको, कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं, ग्लाइको प्रोटीन। ठीक है, तो देखो प्रोटीन से अगर अटैच्ड है कार्बोहाइड्रेट में हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लाइको वर्ड आया है ग्लूकोज के लिए, या फिर यूं मान लो ग्लूकोज भी नहीं तो कार्बोहाइड्रेट के लिए मान लो आप। ठीक है ना, तो देखो ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऐसा जो प्रोटीन से अटैच्ड है। ठीक है ना, और इस तरीके से ये क्या कहलाएगा? ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड यानी कि वो लिपिड से अटैच्ड है। ये दोनों क्या है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स यानी कि सेल कोट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं? तो सेल सरफेस रिकॉग्निशन में क्या हेल्प करते हैं, और एडेशन में, एडेशन यानी कि जो है पर्टिकुलर सेल कहाँ पे अडेयर करेगी, कहाँ पे चिपकेगी, कहाँ पे जाके अपने आप को अटैच करेगी, कैसे क्या अटैचमेंट है, उन सब चीजों में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा था कि इनका रोल जो है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर के अंदर भी होता है, खास करके ग्लाइकोप्रोटीन का। लिपिड्स की बात नहीं करते हैं वहां पे, एमएससी में सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन आएगा, ध्यान रखना। मैंने कहा था कि एम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां पे हमने अपना जो है लेक्चर ड्रॉप किया था। ठीक है, तो देखो बेटा, आज जो हम पढ़ेंगे, आज जो हमें पढ़ना है, ठीक है ना, आज हमें इन्हीं लिपिड्स और प्रोटीन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ने भी इस चीज को मेंशन किया। हालांकि एनसीईआरटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही कम दिया है, ठीक है ना, बट हमें उसको थोड़ा सा डीप लेवल से पढ़ना है। आगे बात समझ में? ठीक है, ताकि हम आसानी से उसके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन कर सके। क्लियर? ठीक है, तो देखो साथ साथ रिवाइज करो, अदरवाइज आपका वर्क इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, वर्कलोड। अब देखो यहाँ तक आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अभी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है, डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि मतलब कितना आसानी से कोई प्रोटीन निकाला जा सकता है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है ना, इजीनेस ऑफ एक्सट्रैक्शन कह सकते हो आप। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पे मेम्ब्रेन प्रोटीन को, यानी मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी प्रोटीन जो ब्लू कलर से हमने बनाया, इसको ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पे हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है ना, पहला क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन, जिसको हमने नाम दिया था इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरा क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखना, इंटीग्रल
प्रोटीन आर मोर देन पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। पेरिफेरल 30% पार्ट ये होता है और इंटीग्रल 70% प्रोटीन्स होते हैं। क्लियर, ठीक है ना। तो देखो अब इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, ठीक है ना। इंटीग्रल प्रोटीन या तो पार्शियली यानी आधे, या फिर टोटली बरीड इन दी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में कंप्लीटली बरीड होंगे, ठीक है ना। और अगर हम बात करें किसकी, पेरिफेरल प्रोटीन की, तो वो क्या होता है, रिमेन सुपरफिशियली अटैच टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो जब सिर्फ सरफेस पे, चाहे अपर सरफेस पे हो चाहे साइटोसोलिक सरफेस पे, आउटर सरफेस पे भी हो सकता है या साइटोसोलिक सरफेस पे, लेकिन सरफेस से जस्ट अटैच्ड है, ठीक है। वो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा रहा है, सुपरफिशियली अटैच्ड है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल। पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ, एक्सट्रिंसिक यानी बाहर की तरफ, ठीक है। वहीं पे अगर क्या है वो एम्बेडेड है, या तो कैसा एम्बेडेड है, जो है पार्शियली एम्बेडेड, और ये क्या है, कंप्लीटली एम्बेडेड, ठीक है। तो पार्शियली और कंप्लीटली बरीड है मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसका हमने क्या नाम दिया, इंटीग्रल प्रोटीन कह दो या इंट्रिंसिक प्रोटीन कह दो। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो बेटा, जो बात आपको बता रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। क्या, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन होते हैं वो ग्लोब्यूलर होते हैं, ये बात बहुत पहले बता दी गई थी, ठीक है ना। जो लेमिलर मॉडल था, सॉरी जो डेनिली डेवसन मॉडल था, आगे हम करेंगे क्या मॉडल था, उसी के अंदर ये बात सामने आ गई थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन है वो ग्लोबुलर होते हैं, बट वो उसका अरेंजमेंट नहीं बता पाए थे, ठीक है ना। ग्लोबुलर किस सेंस में है, ये 3 डायमेंशनल। आगे चल के जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, वहां हमें समझ में आएगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनके कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, क्वार्टनरी, इस तरीके से। तो उसी में एक स्ट्रक्चर बनता है ग्लोबुलर। आप बस यूं मान लो जैसे आपके पास धागा है, ठीक है, धागे में भी आपको कई फाइन थ्रेड्स मिलते हैं, ठीक है। जब हम पूरे धागे को कंप्लीटली खोल देते हो, बिल्कुल फाइन थ्रेड ही मान लो प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब हमने उनको इंटरमिंगल किया और एक मोटी थ्रेड बनाई तो हमने नाम दे दिया उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और फिर उसी रस्सी को आपने ऐसे गोल मटोल करके और पूरा जो है इंटरमिंगल करके एक बॉल लाइक पार्ट बना दिया, 3D स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है ना, तो उसको हमने नाम दे दिया टर्शरी। तो ऐसे करके यू मान के चलिए, मतलब ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर का मतलब जो है कुछ सेंस में 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, जो प्रोटीन है वो फंक्शंस के बेस पे, कि उनका काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनका रोल क्या है, ठीक है। इस बेस पे ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देखो अभी जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली पढ़ लेंगे ना, तो ये पॉइंट्स हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो, जब पूरा पढ़ लोगे और फिर इसको दोबारा से रीड आउट करोगे, रिवाइज करोगे, तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं वो या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाने में उसका रोल है, ठीक है। जैसे मान लो जैसे ये प्रोटीन है और इसमें कहीं कहीं जो है इस मेम्ब्रेन को किसकी जरूरत है, मोजेकनेस की जरूरत है, इस मेम्ब्रेन को जो है फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए। फ्लूइडिटी में तो खैर इसका रोल नहीं होगा, बट यूं कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी लगा लो आप, इलास्टिसिटी लगा लो, इन तरीके, मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन जब कर रहा है, ठीक है ना। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। वहीं पे कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइमेटिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। एंजाइमेटिक बिहेवियर किस सेंस में, जैसे पर्टिकुलर एंजाइम का काम कर रहे हैं, जैसे कि एटीपीएज एंजाइम कई बार इसी से अटैच होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगी, ठीक है ना। तो एटीपीएज एंजाइम होगी, एडिनाइलेट साइक्लेज हो गई, इस तरीके से। कुछ एंजाइम्स ऐसी होती है जो कैरियर प्रोटीन का काम करती है। कैरियर का मतलब कैरी करने वाला, ठीक है ना। अब कैरी किस सेंस में है, देखो आगे चल के आप पढ़ोगे कि जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, फोस्फोलिपिड्स क्या है, लिपिड्स है, यानी कि फैट की बात आ गई यहाँ पे। फैट जैसे मॉलिक्यूल है, और क्या फैट वाले मॉलिक्यूल को ऑयल जैसे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वाटर क्रॉस कर पाएगा, कभी नहीं करेगा। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरी ही फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी कि जो इसका इंटरनल पार्ट है, ये जो लिपिड वाला पार्ट है बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो अब पानी अगर कहीं से जाएगा तो वो प्रोटीन के थ्रू जाएगा, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। लेकिन अब इस मेम्ब्रेन को ऐसे मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेंगे, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन है। मान लो ये टनल प्रोटीन है,
ठीक है। अब देखो प्रोटीन पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो यहाँ से तो जा नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो टनल प्रोटीन में से चला जाए, क्योंकि टनल प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन खुद पोलर होते हैं, ठीक है ना, और वो आसानी से वाटर या वाटर सोल्यूबल चीजों को आसानी से पास करवा सकते हैं, जैसे कि एक्वापोरिन्स का नाम हम पढ़ेंगे आगे, डिटेल से करेंगे इन सब चीजों को। फिलहाल के लिए बस ये मान लो कि स्ट्रक्चर के फंक्शन के बेस पे ये 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल, ठीक है, एंजाइमेटिक यानी एंजाइम का काम कर रहे हैं, जैसे परमिएज एंजाइम परमिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब प्लाज्मा, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, असर्शन रीजनिंग में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, या यूं मान के चलिए आपके नीट लेवल पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स का मेन काम क्या है, बेसिकली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से पता है इलास्टिसिटी यानी कि एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो हमने शुरू में ही किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है, फ्लूइडी बिहेवियर होता है इसका, ठीक है ना। तो अब इसकी जो एबिलिटी है कि एक्सटेंड कर सकती है जरूरत पड़ने पर, जैसे आपने अमीबा के अंदर पढ़ा होगा, जब वो नरिशमेंट लेता है तो सूडोपोडिया बनाता है कि नहीं बनाता, एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो आगे चल के हम कुछ ट्रांसपोर्ट भी पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो एक्सटेंशन की प्रॉपर्टी है वो बेसिकली किसकी वजह से है, ये जो फ्लूइडिटी है, ठीक है ना, बेसिकली किस वजह से है, प्रोटीन्स की वजह से होती है। क्लियर, ठीक है। आप एनसीईआरटी में एक बार डायग्राम चेक करना, बहुत ही बढ़िया डायग्राम दिया, और आपके पेपर में अगर कोई डायग्राम आएगा तो एनसीईआरटी का ही आएगा, ठीक है ना। तो देखो इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का, मैं जब आगे लिपिड पढ़ाऊंगी तब वहां पूछूंगी कि, क्योंकि लिपिड का अलग फंक्शन होता है। तो देखो इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, प्रोटीन का, और इसके साथ साथ ये मोजेकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब मोजेकनेस क्या है, मतलब धब्बेदार जो उसकी अपीयरेंस है, ठीक है ना, एक तरीके से मोजेकनेस बोलते हैं उसको। आगे बात समझ में, आगे एक मॉडल पढ़ेंगे हम, फ्लूइड मोजेक मॉडल, तो वहां पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोजेकनेस यानी कि देखो जगह जगह पे हमें ये जो है पूरी मेम्ब्रेन के अंदर हमारी जो मेम्ब्रेन है वो उसकी जो लिपिड्स हैं वो कंप्लीट पार्ट बना रहे हैं, और उसमें जगह जगह कहीं कहीं पे प्रोटीन्स हैं, तो वो उसको धब्बेदार अपीयरेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मोजेकनेस का जो बिहेवियर है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बेटा हमने पढ़ा कि प्रोटीन्स जो हैं 3 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। नाउ इट मे बी क्लियर इन योर माइंड। नाउ सी व्हाट हैपन कि ये जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, ये लैटरल मूवमेंट शो करते हैं। कहने का मतलब प्रोटीन्स की जो लोकेशन है दैट इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, प्रोटीन की लोकेशन फिक्स नहीं होगी, ठीक है, और ये क्या करते हैं, लेटरल यानी साइडवेज मूवमेंट शो कर सकते हैं। मतलब ये प्रोटीन अपने इस लेयर के अंदर, सिर्फ अपनी लेयर में, ठीक है ना, कहीं भी मूव कर सकता है, इसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती, ठीक। तभी तो फ्लूइडी बिहेवियर कहा है हमने, है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना कि प्रोटीन्स जो है लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, बट ये क्या नहीं करते, दे कैन नॉट चेंज देयर साइड और फेस, नो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है ना, क्या नहीं दिखाते, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं दिखाते। समझ में आ गई बात है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब क्या होता है, देखो मान लो अगर कोई एक प्रोटीन इस लेयर में से मूव करके इस लेयर में आ जाए, ठीक है, एक लेयर से दूसरी लेयर में अगर ट्रांजिशन शो करे, ट्रांसवर्स मूवमेंट जिसे तुम कह सकते हो, ठीक है, उसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहा जाएगा। तो देखो प्रोटीन कभी भी अपनी लेयर छोड़ के दूसरी लेयर में नहीं जाएंगे, they remain in the same layer. That particular movement is defined as जब वो किसी अपनी ही लेयर में रहते उसे लेटरल मूवमेंट कहा जाएगा, ठीक है ना। तो they didn't show any change in face, फेस चेंज नहीं करेंगे। अगर ये एक्सटर्नल सरफेस की तरफ है तो एक्सटर्नल ही रहेगा, ये वाला अगर साइटोसोलिक सरफेस पे है तो साइटोसोलिक ही रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को शो नहीं करते। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स, देखो यहाँ तक बात थी प्रोटीन की। तो प्रोटीन में हमने पढ़ा कि प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं,
सॉरी आपने पढ़ा किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, जिसको आसानी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना, जिसको इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो क्या थे, पेरिफेरल प्रोटीन। और जिसको आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, दैट आर इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के बिहेवियर पे, ठीक है ना, 3 टाइप के होते हैं, एक हमने देखा स्ट्रक्चरल, एक हमने देखा एंजाइमेटिक, और तीसरा हमने देखा कैरियर प्रोटीन। ठीक है, फिर हमने देखा कि प्रोटीन्स जो है बेसिकली इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मोजेकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वो कोई भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करते, वो हमेशा लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखो हम बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स को अच्छे समझना, नो डाउट लिपिड्स का मोलिकुलर बिहेवियर हम आगे पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, बट फिर भी हमें समझ में तो आना चाहिए ना कि फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कैसा है, क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, तो लिपिड को थोड़ा सा हम टच करेंगे यहाँ पे, डिटेल हम इसकी वहां पे आपके बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में लेंगे। तो देखो बेटा, लिपिड्स की जहां तक बात है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा ये 3 टाइप के लिपिड्स होते हैं। एक तो होता है फोस्फोलिपिड्स, जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है, ये सारे फोस्फोलिपिड्स ही तो हैं। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड, कहाँ बताए थे, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर बना रहे हैं, जो सेल कोट बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिपिड्स जो किससे अटैच्ड है, लिपिड जो लिपिड की जो लेयर है, ठीक है, उससे अटैच्ड है, यानी कि ऐसे लिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइको वर्ड आ गया ना इसलिए। ठीक है ना, तो एक तो ये वाले जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दूसरे क्या है, यहाँ ऊपर भी अटैच्ड है, ये भी तो लिपिड्स ही है, तो लिपिड्स की कैटेगरी में। ठीक है ना, नो डाउट कार्बोहाइड्रेट्स में हम इसको काउंट कर रहे हैं, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड है। तो हमने लिपिड जब पढ़ रहे हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टोटल लिपिड जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड है। और तीसरे जो होते हैं दैट आर स्टीरोल्स। ठीक है ना, स्टीरोल्स किस टाइप के होते हैं, देखो स्टीरोल्स के अंदर बेसिकली क्या है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कोलेस्ट्रॉल का, एर्गेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो यहाँ पे लिपिड के जो दो मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में अवेलेबल होगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आगे हम आज ही डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 टाइप के लिपिड्स आपको मिलेंगे, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरोल। अब 1 बाय 1 इनको देखते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, आपके लिपिड की, क्योंकि पहले फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड या स्टीरोल, इन तीनों को समझने से पहले हमारे माइंड में ये तो पता हो कि ये लिपिड होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो लिपिड क्या होते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। क्या होते हैं, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अब ग्लिसरॉल क्या है, देखो बेटा 3 कार्बन, जब 3 कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, इतना तो आप पढ़कर आए हो 10th क्लास में। ठीक है ना, 3 कार्बन एक चेन में है, ठीक है, और तीनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये अल्कोहल की टाइप है। एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स में कुछ एक लाइन गलत दे रखी है, आगे पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी। ठीक है ना, कि इसको अल्कोहल नहीं बताया, इसको डायरेक्ट लिपिड बता दिया है। ये ग्लिसरॉल अल्कोहल होता है, ठीक है, और उसमें जब फैटी एसिड जुड़ता है तब वो लिपिड की कैटेगरी में बनता है। ठीक है ना, तो देखो ऐसे करके अब बच गए, वहां पे क्या आ गया आपका, हाइड्रोजन आ गया, ऐसे करके ये क्या बन गया आपका, ग्लिसरॉल। क्या बना, ग्लिसरॉल, यानी कि 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन पे हर कार्बन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, और बची हुई पोजीशन किसने ऑक्युपाई कर ली, हाइड्रोजन ने। ये हो गया ग्लिसरॉल। ठीक है, फिक्स है ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, आपको याद रखना पड़ेगा। और अब क्या है, फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है, देखो बेटा मान लो ये COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, और इसके ऊपर कार्बन की लंबी सी चेन जुड़ी हुई है, आप 16 to 17 कार्बन, 18, 19, 20 कार्बन ऐसे करके यहाँ पे जोड़ सकते हो। समझ में आ गई बात, तो लॉन्ग चेन, तो इसको हम ऐसे ना लिख के हम इसको R लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो क्या है, अल्काइल ग्रुप का काम कर रहा है, तो मैंने इस पे लिख दिया R। ये क्या बन गया, एक फैटी एसिड। क्लियर, तो ये हमने ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड है, दिस वन इज एक फैटी एसिड। ठीक है ना, 1 फैटी एसिड। अब अगर हम क्या करें, ग्लिसरॉल पे 3 फैटी एसिड जोड़ दे, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड। देखो ट्राइग्लिसराइड। ठीक है,
एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, ये तो हो गया हमारा ग्लिसरॉल। और इस पे हमने 3 फैटी एसिड जोड़ना है। फैटी एसिड हमेशा कहाँ जुड़ेंगे, जहां आपने ऑक्सीजन अटैच किया ना, ये ऑक्सीजन वाली जगह पे, ठीक है। यहाँ चलो अभी के लिए मैं लिंकेज को थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम डायरेक्टली ऐसे जोड़ देते हैं, फैटी एसिड 1, ठीक है, फैटी एसिड 2, और ये फैटी, तीनों की टाइप अलग अलग कर दी, फैटी एसिड 3। अब ये क्या बन गया, अब ये ग्लिसरॉल नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, इस पे 3 फैटी एसिड जुड़ चुके हैं, ये बन गया ट्राइग्लिसराइड। क्या बना, ट्राइग्लिसराइड। क्लियर, ठीक है। तो एक ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, ठीक है। और ये फैटी एसिड इससे जब अटैच होता है, तो ये जो लिंकेज हमने बनाई है, ये जो लिंकेज हमने बनाई है, ये लिंकेज कौन सी होती है, दिस वन इज एस्टर लिंकेज, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, एस्टर लिंकेज। क्लियर, ठीक है। तो ये क्या बना, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें बनाना था फॉस्फोलिपिड। यूं कहोगे मैडम ये ट्राइग्लिसराइड लिपिड पता नहीं क्या पढ़ा रही है। देखो लिपिड समझ में आ गया, फिर हमें पढ़ा कि लिपिड में क्या होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, फिर हमने एक मॉलिक्यूल अलग सा पढ़ा ट्राइग्लिसराइड। अब बात करते हैं फॉस्फोलिपिड किसे कह रहे हैं। ये तो हमारा क्या बन गया, लिपिड बना है, दिस वन इज लिपिड। ट्राइग्लिसराइड को ही क्या बोल रहे हो आप, लिपिड। लेकिन हमने पढ़ना है फॉस्फोलिपिड, यानी कि इस ट्राइग्लिसराइड पे एक आप क्या जोड़ दो, फॉस्फेट जोड़ दो, तो वो क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड, सॉरी वो क्या बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड। अब ये क्या कहलाएगा, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। पहले क्या था, ये ट्राइग्लिसराइड था, क्या बन गया अब ये फॉस्फोलिपिड। क्लियर, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें, अब देखो ये अरेंज कैसे है, अरेंज कैसे है वो अरेंजमेंट देखते हैं। हमने जो वो इसका जो कार्टून बनाया था कि हाइड्रोफोबिक जो है किस तरीके का पार्ट होता है। देखो मान लो ये हमने बनाई ग्लिसरॉल की चेन, ठीक है, ये बनाया ग्लिसरॉल, और इस ग्लिसरॉल पे यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, ये कुछ इस तरीके से एक फैटी एसिड जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड जोड़ दिया, COH ग्रुप होता है ना, तो COH ग्रुप से अटैच्ड होता है एस्टर लिंकेज के थ्रू। ये क्या जोड़ दिया हमने, तीसरी चेन जोड़, दूसरी ये जो है सेकेंड फैटी एसिड जोड़ दिया। अब जो थर्ड वाला था, मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है, इस पे क्या जुड़ा होता है, यहाँ पे जुड़ा होता है फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ क्या जुड़ा होगा, फॉस्फेट। समझ में आ गई बात। तो देखो ये हमने क्या बनाया इस तरीके से, ये तो हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका ग्लिसरॉल वाला पार्ट, दिस वन इज ग्लिसरॉल पार्ट, ठीक है। और नीचे जो आपने ये बनाया है, ठीक है ना, नीचे जो बनाया है इस तरीके से ये वाला पार्ट, ये हो गया इसका फैटी एसिड पार्ट, ये तो हो गया फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गए, 2 ग्लिसरॉल हो गए, ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये क्या हो गया ऊपर, फॉस्फेट पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, फॉस्फेट पार्ट। क्लियर। अब देखो, अब हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था। हमारा जो फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो कुछ इस तरीके का था, कुछ ऐसे बनाया था हमने, ठीक है। अब ऐसे बनाया था, इसका मतलब इसमें क्या है, इस पोलर हेड में क्या है, इस पोलर हेड में हमारा ये वाला रीजन आएगा, पोलर हेड में सारा का सारा ये रीजन आएगा। यानी कि पोलर हेड में हमने बताया था ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट होता है, इसमें क्या मिलेगा आपको, ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट। और ये जो 2 टेल बनाई, एक टेल आपकी एक फैटी एसिड की है, दूसरी टेल आपकी दूसरे फैटी एसिड की है। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब फैटी एसिड भी क्या होते हैं बेटा, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड आप पढ़ चुके हो, जहां सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी चेन के अंदर, ठीक है ना, फैटी एसिड की चेन में सिंगल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड, और जहां पे डबल बॉन्ड आ गया वो
अनसैचुरेटेड। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा ये किंक है, देखो एनसीईआरटी ने सिर्फ सैचुरेटेड लिखा है, ठीक है, वो वेरी करता है किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो देखो यहाँ पे ये किंक हमने दिखाया, एक अलग से ऐसे सेपरेशन से दिखाई। ये किंक किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। यानी कि कई बार जो फैटी एसिड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड भी होते हैं। क्लियर, ठीक है ना। ये किंक किसको रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, फोस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल बना। और फोस्फोलिपिड में हमने क्या देखा, फोस्फेट है, ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड है। आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से लिपिड बन रहा था, ठीक है। और लिपिड में क्या है, एक ट्राइग्लिसराइड कह लो या लिपिड कह लो, ठीक है ना, एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, ठीक है। इसके बाद जो है हमने देखा कि फोस्फोलिपिड में क्या होता है कि वन ऑफ द फैटी एसिड, कोई एक फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड का, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है फोस्फेट ग्रुप से, ठीक है ना। अब जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं, यानी कि जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं, ये फोस्फोलिपिड्स क्या करते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एम्फी मतलब, एम्फी वर्ड का मतलब दो, डबल, बोथ, ठीक है। पैथिक मतलब पाथवे। अब देखो ये क्या है, इनके अंदर हाइड्रोफोबिक बिहेवियर भी है और हाइड्रोफिलिक बिहेवियर भी है। पोलर हेड हाइड्रोफिलिक बिहेवियर शो कर रहा है और जो नॉन पोलर टेल है वो क्या शो कर रही है, हाइड्रोफोबिक बिहेवियर शो कर रही है। दैट्स व्हाई दे आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसमें, चलो स्क्रीनशॉट रहने दो, मैं आपको लिखा हुआ ही दे दूंगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके लिपिड के बारे में था, और वो भी किसके बारे में, फोस्फोलिपिड के बारे में, ठीक है। अब देखो लिपिड का काम क्या होता है, लिपिड इस टाइप के फोस्फोलिपिड्स का मेन काम क्या होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो पर्टिकुलर लिपिड्स होता है, एक तो क्या बनाते हैं, दे आर फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये क्या है, फंक्शन की अगर बात करें हम, फोस्फोलिपिड के फंक्शन की बात करें तो बेसिकली किसका काम कर रहे हैं, एक तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, फ्रेमवर्क किससे बना हुआ है, पर्टिकुलर फोस्फोलिपिड की बाई लेयर से बना, तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क रेडी कर रहे हैं। दूसरा जो काम होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। अब ये फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया, ये जो नॉन पोलर फैटी एसिड एंड्स होते हैं ना, नॉन पोलर फैटी एसिड एंड्स, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो इसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से, अच्छा प्रोटीन क्या प्रोवाइड कर रहे थे, मैंने कहा था मैं पूछूंगी, क्या प्रोवाइड कर रहे थे, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते थे, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन जो लिपिड है वो लिपिड क्या प्रोवाइड करता है, लिपिड हमेशा फ्लूइडिटी, और उसकी भी जो फैटी एसिड चेन है ये वाली, ठीक है ना, ये क्या प्रोवाइड कर रही है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब देखो कि मेम्ब्रेन जो है वो डेंस है, थोड़ी सी सॉलिड है, जेल लाइक है, ऑर्डर्ड है, या थोड़ी सी मतलब कि सेपरेट, उसके मॉलिक्यूल थोड़े सेपरेट हैं या नहीं, ठीक है। जैसे देखो मान लो एक तो मैं आपको इस तरीके की लेयर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से, अभी सिर्फ लिपिड की बात कर रहे हैं हम, कुछ इस तरीके से, तो ये मेम्ब्रेन ऑर्डर्ड है, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन क्या है, ऑर्डर्ड है। लेकिन वहीं पे अगर इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरीके से थोड़े से क्या हो जाए, इसके लिपिड मॉलिक्यूल्स के जो फैटी एसिड है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरीके से हो जाए, ऐसे कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो करे, ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब अब इस नेचर में फ्लूइड नेचर बन गया है, यानी कि ये बहकर चलना जिसको कह सकते हो ना, बहकर तो नहीं चलेगी बट थोड़ी सी फ्लूइडी हो जाएगी, आगे बात समझ में, थोड़ी सी फ्लूइडी हो जाएगी। तो देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो फ्लूइडीनेस बढ़ जाती है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो फ्लूइडीनेस इतनी बढ़ जाती है कि उस पर्टिकुलर सेल की डेथ हो जाती है। क्लियर। तो देखो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उसकी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या मिलते हैं, हमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लूइडिटी क्या है, जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो इतने ज्यादा दूर दूर हो जाती है, मतलब ये जो टेल है ये बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाती है, ठीक है। और अगर जो तो उसका फ्लूइड नेचर बढ़ जाता है,
और जब बहुत ज्यादा ठंड है तो इतने नजदीक आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स कि ये बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, तब भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो फ्लूइडी बिहेवियर है ये नॉन पोलर फैटी एसिड के जो एंड्स होते हैं उनकी वजह से होता है। ठीक है ना, आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट लिपिड्स, लिपिड्स के बारे में था। अब देखो बेटा दूसरे टाइप के जो लिपिड्स होते हैं, हमने एक तो क्या पढ़ा था लिपिड्स के अंदर, फोस्फोलिपिड। दूसरे टाइप के जो लिपिड्स होते हैं दैट आर ग्लाइकोलिपिड्स। क्या बताए थे आपको? ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगे? दे आर प्रेजेंट ओनली एट दी आउटर सरफेस, एट दी आउटर फेस। ठीक है ना, आउटर सरफेस या फेस लिखो क्योंकि बाहर ही सतह पे होंगे। आउटर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ बाहर की तरफ होंगे, साइटोसोलिक साइड पे नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा इसके अंदर क्या होता है देखो, अगर हम बात करें इसकी ग्लाइकोलिपिड की, तो देखो बेटा यहाँ ये जो फॉस्फेट आप लगा रहे थे ना, ये जो फॉस्फेट यहाँ लगा रहे थे, तो इस फॉस्फेट को अगर हम हटा के, ठीक है, इस फॉस्फेट को हटा के और इस पे क्या लगा दे, कोई पर्टिकुलर जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट लगा दे। ठीक है ना, इसकी जगह क्या लगा दे, कार्बोहाइड्रेट लगा दे। अब ये क्या बन गया है? अब बन गया है ये ग्लाइकोलिपिड। क्लियर? ठीक है, अब क्या बन गया है ये ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट अटैच टू लिपिड, कहाँ पे अटैच्ड होता है? जहां फॉस्फेट होना चाहिए था उसकी जगह पे क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है। और इनके जो बीच में लिंकेज होती है ना, ये होती है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसको हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल के एक कार्बन से अटैच होती है, बाकी सारा बिल्कुल स्ट्रक्चर ट्राइग्लिसराइड वाला ही होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या बनते हैं? ग्लाइकोलिपिड। फंक्शन हम पढ़ ही चुके हैं इसके अंदर, एग्जांपल आप सेरिब्रोसाइट्स का पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जांपल आप गैंग्लियोसाइट्स का पढ़ सकते हैं, क्या होता है कैसे होते हैं वो हम जब लिपिड वाला कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में वहां कवर करेंगे। आ गया होगा अब तो आपको समझ में। ठीक है, तो अब देखो तीसरे टाइप के जो लिपिड्स हमने देखे थे दैट वाज स्टीरोल। स्टीरोल्स, ठीक है, स्टीरोल्स के अंदर क्या होता है बेटा? ऐसे करके फैटी एसिड्स नहीं होते। ठीक है ना, फैटी एसिड्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ स्टीरोल। ठीक है, बट क्या होता है उनके अंदर? बेसिकली स्टीरोल्स आर नॉन पोलर लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिनके अंदर कोई फैटी एसिड नहीं होता, लेकिन उसकी जगह पे 4 रिंग ऑफ कार्बन होती है। क्या कहा मैंने? एक तो कैसा होता है? नॉन पोलर होता है, खुद देखा जाए तो नॉन पोलर बिहेवियर होता है, हालांकि कुछ साइड ग्रुप्स अटैच होने की वजह से आ जाती है पोलर, बट सेल्फ अगर पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल देखा जाए स्टीरोल का तो नॉन पोलर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है? नो लॉन्ग चेन फैटी एसिड, कोई लॉन्ग चेन फैटी एसिड इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, तीसरी चीज जो आपने इसमें याद करनी है, 17 कार्बन की रिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, जैसे 17 कार्बन रिंग न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, जो बेसिकली जिसका अगर हम केमिकल नेम देखें तो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोपेनेंथ्रिन रिंग मिलती है। अब ये क्या है? ठीक है, इसको देखते हैं। देखो अभी तक हमने ग्लाइकोलिपिड पढ़े, हमने फोस्फोलिपिड पढ़े, अब पढ़ते हैं कि ये जो स्टीरोल है ये स्टीरोल किस टाइप का होता है, कैसा होता है। ठीक है ना, तो स्टीरोल में देखो मैंने क्या कहा कि 17 कार्बन की रिंग होती है। देखो 17 कार्बन की रिंग में 4 रिंग्स आती हैं। ठीक है, जिसमें टोटल ओवरऑल 17 कार्बन होते हैं, और 4 रिंग में से भी आपको 3 तो क्या मिलेंगी? हेक्सागोनल मिलेंगी। ठीक है, और एक क्या मिलेगी? पेंटागोनल मिलेगी। अब देखो कैसे, 1, ठीक है, 2, 3, और ये जो रिंग होती है ना बेटा, ये जो है ये वाली पेंटागन, 1 2 3 4 5। तो देखो कार्बन अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 17 कार्बन का एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ लंबी चेन नहीं। ठीक है, और इसके बाद इस पे क्या होता है? कुछ साइड ग्रुप्स अटैच होते हैं जिससे अलग अलग टाइप के स्टीरोल्स बनते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक स्टीरोल का।
तो स्टिरोल के अंदर बेसिकली क्या होता है, 17 कार्बन की रिंग होती है, इसमें आप डबल बॉन्ड अपने आप मैनेज कर देंगे, मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको बता दूंगी, ठीक है ना। तो ये तो हमने एक बेसिक एक रफ सा डायग्राम किया है कि किस तरीके के स्टिरोल्स होते हैं, लंबी लंबी फैटी एसिड की चेन नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा ये रिंग जो है इसका केमिकल नेम जो है मैंने मेंशन कर दिया है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो फेनेंथ्रिन रिंग जिसे कहा जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल में यहाँ पर आप किसका एग्जाम्पल पढ़ोगे, स्टिरोल्स में एक तो हम पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल के अंदर जनरली जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मिलता है, ठीक है। प्लांट सेल में एर्गेस्ट्रॉल मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो है फाइटोस्टिरोल भी मिलता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। जनरली फाइटोस्टिरोल प्लांट के लिए होता है और कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल के अंदर होता है, ये ध्यान रखना। एंड कोलेस्ट्रॉल कहाँ मिलेगा आपको, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। और अगर हम बात करें फाइटोस्टिरोल, ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। एक एर्गेस्ट्रॉल भी होता है जो जनरली यूकैरियोट, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। आ गया होगा आई थिंक आपको ये सब समझ में। अब इसका काम क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, स्टेबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा कि प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, मैं आपको दूंगी, एक बार पढ़ के देखना, कोई लाइन अगर नहीं समझ में आती तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि लिखा हुआ बहुत कुछ है, ठीक है। बट हमें हर चीज़ नहीं देखनी, हमें वो पार्ट देखना है जो आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, ठीक है। समझ में आया? सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।